वालेकुम सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई? सभी ठीक? आशा कि सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है भाई दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल। ठीक है भाई, इनमें से एक राजा हुए थे पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को भी दक्षिण की तरफ जाने से रोक दिया था। उसके बारे में इसी में जानेंगे हम। ठीक है भैया, जो हमारी बुक चल रही है क्लास 7 की, हमारे अतीत नहीं हमारा इतिहास हमारा भारत भाग 2। ठीक है भैया, हमारी अतीत पुरानी बुक थी, अभी बुक चेंज हो चुकी है। ठीक है भैया, करती है शुरू कहानी आज की अपनी जुबानी। मीनू कक्षा में अपनी शिक्षिका से प्रश्न करती है। आओ एक मिनट भाई, पहले देख लेते हैं आओ जाने, इसमें पढ़ लेते हैं भाई। दक्षिण भारत के राजवंश: चालुक्य राजवंश, बादामी, वेंगी, कल्याणी, पल्लव राजवंश और चोल राजवंश, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, मीनू कक्षा में अपनी शिक्षिका से प्रश्न पूछती है। हर्षवर्धन पूर्व तथा एवं पश्चिम में अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार कर पाया, परंतु दक्षिण में नर्मदा नदी के पार विस्तार नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत लगभग पूरा जीत लिया था, परंतु दक्षिण भारत की तरफ जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने हर्षवर्धन को हरा दिया था भाई युद्ध में। ठीक है, बाकी जानेंगे कहानी में। वे शक्तिशाली राजा कौन कौन थे? चालुक्य, पल्लव एवं चोल हर्षवर्धन ने समकालीन दक्षिण के सबसे शक्तिशाली राज्य थे। जब हर्षवर्धन राज्य कर रहा था तो उस समय पर दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव एवं चोल। मेनू ने शिक्षिका से पुनः कहा तो इन्होंने हर्षवर्धन को दक्षिण में आगे बढ़ने से रोका। बिल्कुल सही कहा मेनू, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने ऐसा ही किया। तो क्या आप आज हमें दक्षिण के इन राजाओं के बारे में बता सकती हैं? क्यों नहीं, आओ आज इनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं इन महान शासकों के बारे में। पहले आता है चालुक्य, इनके बारे में पढ़ेंगे। विंध्याचल पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक का विशाल प्रदेश दक्षिण प्रदेश या दक्षिण पथ कहा जाता था। विंध्याचल पर्वत से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है भैया, ये कौन सा था? दक्षिण प्रदेश या दक्षिण पथ कहा जाता था। अब ठीक है, सातवीं से 13वीं शताब्दी तक यहाँ अनेक राजवंश चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्या आदि थे। दक्षिण के इन राज्यों ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के उदय होने से महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अध्याय में हम चालुक्य, पल्लव, चोल शासकों का वर्णन करेंगे। चालुक्य वंश के अभिलेखों के आधार पर इस वंश की 3 शाखाएं मानी जाती है। कितनी शाखाएं भैया? 3 वंश। इन्हें सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी बताया गया है। 3 शाखाएं बादामी, वातापी के चालुक्य, पूर्वी वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के नाम से थी। जो चालुक्य की, ठीक है भाई, जो अपन अभिलेख में जानी उसमें 3 शाखा बताई गई है। कौन सी शाखा थी? तीनों शाखा नाम है वातापी की चालुक्य, पूर्वी या वेगी की चालुक्य और कल्याणी की चालुक्य। कितने हो गए? वातापी, पूर्वी या वेगी और कल्याणी। ठीक है भैया, चालुक्य वंश की मूल शाखा बादामी अथवा वातापी की चालुक्य की थी। बादामी के चालुक्य को प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से? प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी पुकारा जाता है। उनकी एक शाखा वेंगी अथवा पृष्ठपुर के पूर्वी चालुक्य थे, जिन्होंने 7वीं सदी के प्रारंभ में अपने स्वतंत्र राज्य को स्थापित किया। इनकी एक अन्य शाखा कल्याणी के चालुक्य थे, जिन्हें बाद में पश्चिमी चालुक्य भी पुकारा गया और जिन्होंने 10वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूट शासकों से अपने वंश के राज्य को पुनः छीन लिया। किनसे? राष्ट्रकूट के शासकों से अपना वंश दोबारा छीन लिया। किंतु पश्चिम के चालुक्य ने और एक बार फिर चालुक्य की कीर्ति को स्थापित किया। संभवतः ये चालुक्य शुरुआत में अयोध्या में रहते थे, बाद में कुछ कारणों से मंदिर में चले आए। ये भाई उसी अयोध्या की बात कर रहे हैं जहाँ प्रभु श्री राम का जिक्र होता है। ठीक है, अभी जो चालुक्य ने अलग अलग थे, जैसे बादामी के थे, वेंगी के थे, ठीक है, कल्याणी के थे। इनके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, एक एक वंश के बारे में।
ठीक है। पहला अभी नेक्स्ट आता हमारा बादामी के चालुक्य, यानी वातापी की। बादामी वातापी एक ही बात है, ठीक है भैया, उसमें नहीं बताया गया। बादामी के चालुक्य ने 6ठी सदी के मध्यकाल से लेकर 8वीं सदी के मध्यकाल के प्राय 200 वर्षों के समय दक्षिण पथ में विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। कितने वर्षों तक? 200। कब से कब? 6ठी सदी से 8वीं सदी के मध्य। डॉक्टर DC सरकार ने उनके स्थानीय कन्नड़ परिवार का माना। किस कन्नड़ भाषा परिवार? ये उसकी बात कर रही है भैया, जिन्होंने बाद में क्षत्रियों में स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अपने वंश के नाम को चलिक अथवा चलुक नाम के किसी प्राचीन व्यक्ति के नाम से प्राप्त किया और चालुक्य कहलाए। कोई व्यक्ति का नाम पाओगे, चलक उसका, चलिक का उसका, या चलुक उसका है, उसका नाम बता, और उनके अपना नाम ये टेक लिए, ठीक है। इस वंश का सबसे पहला शासक जयसिंह था। चालुक्य वंश की नींव रखने वाला शासक था जयसिंह। उसके पश्चात उसका पुत्र रणराग सिंहासन पर बैठा। रणराग का पुत्र पुलकेशिन प्रथम कब? 1535 से 66 ईस्वी में हुआ, जिसने वातापी के किले का निर्माण किया। वातापी चालू नहीं कर रहे हैं, ये वातापी किले का नाम है। उसे अपनी राजधानी बनाया। उसका उत्तराधिकार कीर्तिवर्मा प्रथम था, जिसने कंदम्ब, कोंकण, नल आदि राजवंश के राजाओं को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। राज्य का विस्तार किसने किया? कीर्तिवर्मा प्रथम ने। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके भाई मंगलेश ने गद्दी के उत्तराधिकार पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण बनकर शासन किया, ठीक है भैया। उसके पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने शासन किया। क्या आप जानते हैं? इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐहोल कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। बादामी के निकट बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ से ऐहोल की गुफा शायद आता है ये। यहाँ से पुलकेशिन द्वितीय का 364 का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसका रचयिता जैन कवि अच्छा जी रवि कीर्ति था, ठीक है भैया। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन किया गया। ये पुलकेशिन द्वितीय वही है भाई जिसने हर्षवर्धन को भी दक्षिण पंथ की तरफ आने से रोक दिया था। पिटती है आगे। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश से युद्ध करके सिंहासन प्राप्त किया। अभी हम पीछे पड़ गए हैं, ठीक है भैया। तो उसने क्या किया? जो उसका चाचा था मंगलेश, उसके साथ युद्ध किया और खुद राजा बन गया उसको परास्त करके। क्योंकि मंगलेश उसके वयस्क हो जाने के पश्चात भी उसे शासन देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इस कारण पुलकेशिन के शासन का प्रारंभ संघर्ष और कठिनाई से प्रारंभ हुआ, परंतु उसने अपनी योग्यता से चालुक्यों को श्रेष्ठता प्रदान की। वही जो था मंगलेश था नहीं, इसका संरक्षक बन गया पुलकेशिन द्वितीय का। अभी जब ये जुआन हो गया, मंगलेश ने बोला तो बेबी बाल के है और क्या गबरू जवान 20-22 साल का आइयो, फिर भी उसका मैं काम नहीं करने वाला। तूने क्या किया? अपना चाचा के खिलाफ युद्ध कर दिया और जीत कर खुद शासक बन गया। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण में कंदम्बों, कोंकणों के मौर्य एवं उत्तर के गुर्जरों को परास्त किया। उसने उत्तर भारत के मान सम्राट हर्षवर्धन को हराया, ठीक है भैया। जो हम बार बार पढ़ते हैं, मैं हर्षवर्धन को हराया था, ये उसने हराया था। पूर्व में कलिंगों को परास्त किया। पृष्ठपुर को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल बनाया। अभी आते हैं भाई हमारा वेगिंग चालुक्य, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई विष्णुवर्धन को पृष्ठपुर का राज्यपाल बनाया था, परंतु उसने बहुत ही शीघ्र से अपने को स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय का भाई था विष्णुवर्धन, जो पृष्ठपुर का राज्यपाल बना, परंतु उन्हें क्या किया? जल्दी खुद की स्वतंत्रता कर दी। विष्णुवर्धन ने मकरध्वज विषम सिद्धि नामक उपाधि धारण की। उसने कई बार उसके बाद कई शासक जैसे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्मा आदि हुए। पूर्वी चालुक्यों की पहली राजधानी पृष्ठपुर थी, उसके बाद वेंगी बनी और अंत में राजमहेंद्री बनी। विष्णुवर्धन प्रथम के बाद 633 से 848 ईस्वी अनेक राजाओं ने वेंगी वंश को संभाला। विजयादित्य द्वितीय और विजयादित्य तृतीय वेंगी वंश के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिन्होंने पल्लव, पांड्य, पश्चिमी गंग, दक्षिण कौशल, कलिंग, कलचुरी और राष्ट्रकूट शासकों को परास्त किया, ठीक है भैया। ये पढ़ रहे हम वेंगी, जी हाँ, वेंगी के चालुक्य। ये जो पुलकेशिन द्वितीय का भाई था ना विष्णुवर्धन, उसी ने बनाया था भाई इस वंश की स्थापना कर दी, खुद को स्वतंत्र करके। विजयादित्य तृतीय के पश्चात चालुक्य भीम
शासक बना 892 से 921 तक। उसका संपूर्ण शासनकाल राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ। इसका पूरा जब लगे शासक रहा क्या रहा है, कृष्ण तृतीय से संघर्ष रहा। राष्ट्रकूट का शासक था कौन, कृष्ण द्वितीय। इसका गल इसका लठ बलदा रहा। वह कई बार परास्त भी हुआ, परंतु इस संघर्ष ने चालुक्य की शक्ति को दुर्बल कर दिया। क्या कर दिया, कमजोर बना दिए। राजवंश के विभिन्न व्यक्तियों ने बाहरी शक्तियों की बाहरी यानी कि दूसरे राज्यों की ने शासन अनेक एक मिनट भाई सॉरी शासकीय की सहायता लेकर सिंहासन पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। 1063 ईस्वी तक वेंगी के अनेक शासकों ने शासन किया, लेकिन चालुक्य की शक्ति निरंतर कमजोर होती चली गई। शासन तो करने लग रहे थे, परंतु कृष्ण तो लड़ाई होने लग रही है या और तो लड़ाई करने रही है, कृष्ण द्वितीय लड़ाई होने दे रही, तो वहाँ क्या करे, कमजोरी जो लंबा यूँ चला नहीं, कमजोरी होगी। कमजोरी क्यों होगी, धन की, मान की, हार, हर तरह का नुकसान होगा, जान की, माल की, धन का। ठीक है भैया। अंत में चोल शासक कुलोतुंग ने वेंगी के शासक विजयादित्य सप्तम को पराजित कर इस वंश के साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है भैया। ये कुलोतुंग था ने वेंगी का शासक था अंतिम कौन सा था, विजयादित्य सप्तम, इसको कर दिया पराजित और साम्राज्य को अपने वंश में मिला लिया। ये बात था भाई कल्याणी का। ठीक है, कल्याणी के बारे में पढ़े, कल्याण करनी आई। कल्याणी के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य शुरुआत में राष्ट्रकूट शासकों के अधीन थे। किसके अधीन थे, राष्ट्रकूट। अंतिम राष्ट्रकूट शासक के समय में चालुक्य तेल द्वितीय ने विद्रोह किया। किसने, चालुक्य तेल द्वितीय ने विद्रोह कर दिया। किसके समय में, कर्क के समय में। और कर्क को परास्त करके राष्ट्रकूट के राज्य पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट का राज्य भी अधिकार कर लिया। कर्क का जो परास्त कर करना है, जो कर्क राजा था नहीं, वो कर दिया परास्त है और क्या किया, राष्ट्रकूट का अधिकार कर लिया। इस प्रकार तेल द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य का साम्राज्य निर्माण राष्ट्रकूट साम्राज्य के अवशेष पर किया। जो तेल द्वितीय था इसने कल्याणी के चालुक्य राज्य का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण, किसका ऊपर कर दिया, राष्ट्रकूट का जो अवशेष बचे नहीं, यानी राष्ट्रकूट का साम्राज्य का अंत करके अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कल्याणी से शुरू किया। कल्याणी क्यों किया जाना, क्योंकि कल्याणी एक स्थान का नाम है और तहीं से अपना राज्य की शुरुआत कर दी थी। क्या आप जानते हैं, कहीं जाना है दिखावे। तेल द्वितीय ने अपनी राजधानी मन्यखेत बनाई, जो पहले राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, मन्यखेत। ये लास्ट लाइन कही है कि भाई जो तेल द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य के साम्राज्य का निर्माण राष्ट्रकूट साम्राज्य के अवशेष पर किया। देखो भैया, जो राष्ट्रकूट की राजधानी थी नहीं, मान्यखेत है, उसे वो अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है भाई। अभी पढ़ते हैं तेल द्वितीय के बारे में। काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुए हैं। 993 से 997 ईस्वी तक 4 साल शासन किया, आखिर विरस कर गया। एक महान योद्धा हुआ। उसने चेंदी, उड़ीसा, कतुल, गुजरात के चालुक्य, मालवा के शासक परमार मंजू और चोल शासक उत्तम को परास्त किया। कितने शासक राज दिए। उसने लाट और पांचाल प्रदेश को भी अपने अधीन किया। इस प्रकार विभिन्न युद्धों में भाग लेकर उसने चालुक्य के एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। वह सव्य को बादामी के महान चालुक्य शासकों का वंशज बताया था। उसने महाराज धीराज, परमेश्वर एवं चक्रवर्ती नामक उपाधियां धारण की। कौन सी उपाधि, महाराज धीराज, परमेश्वर और चक्रवर्ती नामक उपाधियां धारण की। तेल के उत्तराधिकारी, जो तेल द्वितीय थे भैया, ठीक है, महान योद्धा हुआ है। ठीक है, इसके जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में थोड़ा देखेंगे क्या क्या। तेल के उत्तराधिकारी सत्याश्रय 997 से, यानी इसका बेटा था यो, 997 से 1008 ईस्वी तक। विक्रमादित्य पंचम 1008 से 1014। अयन द्वितीय 1014 से 15। जिया सिंह द्वितीय 1015 से 1043 इस वंश के अन्य शासक रहे हैं। इसके पश्चात सोमेश्वर प्रथम 1043 से 68 के शासक बना। यहाँ लाले के जो बीच में शासक आए नहीं हैं, इतने प्रभावी होने, बस ठीक से शासन कर दे, ना ही अपना राज्य बढ़ाया ना घटाया, राम धरे काटे काटे उसने। अच्छा, इसके बाद आ गया भाई इनका वंशज आ गया सोमेश्वर प्रथम 1043 से 68 ईस्वी तक शासन बना।
उसने कोंकण को जीता तथा मालवा, गुजरात, दक्षिण कौशल तथा केरल पर आक्रमण किया। कलचुरी शासक राजधिराज ने सोमेश्वर की राजधानी कल्याणी को लूटने का सफलता पाई, परंतु वह शीघ्र संघर्ष करता रहा और अंत में एक युद्ध में राजधिराज चोल मारा गया। ला भाई कर दिया। उसके भाई राजेंद्र चोल द्वितीय ने सोमेश्वर के आक्रमणों के विरुद्ध चोल राज्य की रक्षा करने में सफलता पाई और अंत में सोमेश्वर राज्य की पराजय हुई। जो तेल द्वितीय ने कल्याणी के राज्य का किया था उसकी क्या कर दिया, हो गया पराजय। सोमेश्वर प्रथम के पश्चात सोमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर जो प्रथम था निबेड़ दिया, ये भी आ गया सोमेश्वर द्वितीय। ठीक है भाई। सोमेश्वर प्रथम के पश्चात सोमेश्वर द्वितीय 1068 से 1076 और उसके पश्चात विक्रमादित्य षष्ठ 1076 से 1126 11,000 नहीं भाई 1126, ठीक है, शासन किया। विक्रमादित्य ने उनके अनेक राजाओं से युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार किया। उसका राज्य उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में कटम्पा तथा मैसूर तक फैला हुआ था। देख लो भाई कितने कितने राज्य फैला हुए थे, फिर भी अंत करता। विक्रमादित्य के पश्चात सोमेश्वर तृतीय ले भैया फिर आ गई 1138 ईस्वी तक शासन किया और जगदेव मल ने 1138 से 1151 ईस्वी तक तेल शासक हुए। तेल के समय में चालुक्य राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। अंत में 1190 ईस्वी में यादव एवं होयसाल शासकों ने इस साम्राज्य का अंत कर दिया। ठीक है भाई। जो कल्याणी के चालुक्य था उनका अंत किसने किया, यादव वंश एवं होयसाल। ठीक है भाई, क्या किया, जो अपना कल्याणी के राज्य चालुक्य थे या तेल शासक थे उनका कर दिया अंत। एक चालुक्य शासक की उपाधि है भाई। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य थे पढ़ लिया। इनकी उपाधि क्या थी वहाँ भी देखेंगे। विशाल साम्राज्य की स्थापना सही करी भाई, बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। चालुक्य वंश के शासकों ने दक्षिण पंथ में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इस वंश के शासकों में अनेक महान योद्धा हुए और उन्होंने उत्तरी तथा दक्षिण भारत के अनेक शासकों को परास्त करने में सफलता पाई। पुलकेशिन द्वितीय और कुछ अन्य शासकों ने अश्वमेध यज्ञ भी कराए किए। अश्वमेध का पता होगा भाई, यानी कि जो शासक शक्तिशाली हो जाता है वो एक घोड़े को वितरण के लिए छोड़ देता है। ठीक है, अभी जो कोई राजा उस घोड़े को पकड़ता है उसके साथ होता है युद्ध उस राजा का, या फिर जिस राज्य से वो घोड़ा बिना कोई शिकायत के निकल जाता है तो वो राज्य है जिसने अश्व छोड़ा था उसको उसके अधीन हो जाता है। ये बात है। चालुक्य शासकों का राज्य अधिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न था और उसके अंतर्गत कई अच्छे बंदरगाह थे जिन्हें विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला। ये धर्म का बारे में प्रॉब्लम थी, धार्मिक थे भाई। धार्मिक सहनशीलता, धार्मिक दृष्टि चालुक्य शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे भाई, हिंदू धर्म के। उन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म के अनुसार अपने किए और उनके समय में कई धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण देकर विष्णु तथा शिव के मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उनका व्यवहार सहनशील का था। चालुक्य शासकों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म की कोई भी सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त मुंबई के थाना जिले में पारसियों को बसने की आज्ञा दी थी। पारसी बसे थे भाई मुंबई के थाना में। ठीक है, चालुक्य राज्य में 100 से अधिक बौद्ध विहार थे। कितने, 100 से अधिक, जिनमें 5,000 भिक्षु निवास करते थे। देखो भैया, जो अपने राजा थे वो कि सभी धर्म न माने कर दे, यह बात कैसे काफी। कला एवं स्थापत्य कला का विकास, कला जानेंगे वहाँ किक्के कला करेगा, किक्के बनाए करते, मूर्ति बनी, उनके बारे में विशेष। सबसे अधिक वास्तुकला की प्रगति इस समय में हुई, विशेषकर चित्रकार एवं ललित कला। अजंता के भित्ति चित्रों में से कुछ का निर्माण चालुक्य शासकों के समय में हुआ था। अजंता की गुफाएं पढ़ा यहाँ पे, तो उसके अंदर जो भित्ति चित्र है वहाँ इस काल में बनाए गए थे। कुछ चित्र इस काल में बनाए गए थे। चालुक्य ने अपनी पृथक वेसर शैली का विकास किया। पृथक यानी अलग, कौन सी शैली थी भाई, वेसर शैली। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में पर्सिया के राजदूत के स्वागत का दृश्य है। लोकसभा गैलरी के बाहर ला भाई, कोई राजकुमार आया था, ठीक है, उसका स्वागत में के रस कराया गया, वह चीज़ दिखाना के लिए। गुफा मंदिर बादामी की, शिव मंदिर है
पट्टदकल। ठीक है भैया। वास्तुकला के क्षेत्र में चालुक्य के समय की एक विशेष पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण था। उनके समय में विभिन्न हिंदू गुफा मंदिर और चैत्याहारों का निर्माण किया गया। सम्राट मंगलेश ने वातपी में विष्णु के गुफा मंदिर का निर्माण कराया। बादामी, एलोरा, एलिफंटा, औरंगाबाद, अजंता आदि में पर्वतों को काटकर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया। ठीक है भाई। शिक्षा व साहित्य क्षेत्र में प्रगति। चालुक्य शासक शिक्षा एवं साहित्य के महान प्रेमी थे। वाह जी वाह। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर विद्यालय महाविद्यालयों का निर्माण करवाया तथा साहित्यकारों एवं लेखकों को अपने दरबार में संरक्षण दिया। चालुक्य ने संस्कृत भाषा को अधिक महत्व दिया था। ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं कहानी। उस समय अवलक ने अष्टसती, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षर पुस्तक लिखी। उस समय अवलक ने लिखी थी अष्टसती और विज्ञानेश्वर ने लिखी थी मिताक्षरा पुस्तक लिखी। कन्नड़ भाषा के ग्रंथ कविराज मार्ग, शांति पुराण, गदा युद्ध आदि भी इस युग में लिखे गए। विलन का विक्रमांक देव चरित व सोमदेव सूरी को वाक्यामृत इस युग में लिखे गए ग्रंथ है। ये भाई उस टाइम में उस समय ग्रंथ लिखे गए उनका जिक्र करने लग रहा है। ये याद करने की बात कर लियो, कोई बात नहीं। आर्थिक जीवन ये था भाई। लोगों का आर्थिक जीवन खुशहाल था। मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। भूसव राजस्व भूमि की उपज शक्ति का पर आधारित था। उस समय गर्म मसालों बहुमूल्य लकड़ी का व्यापार भी होता था। प्रशासनिक व्यवस्था। चालुक्य की प्रशासनिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी। शासक प्रशासनिक इकाइयों का केंद्र बिंदु था तथा उसके पास ऐसी भी शक्तियाँ थी। वे अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करते थे। इस साम्राज्य के वो प्रशासनिक सुविधानुसार इस प्रकार बांटा गया था। देखते हैं भाई। साम्राज्य सबसे पूरा साम्राज्य बता दिया था। फिर आगे राष्ट्र प्रांत में बांट दिया, उसने बना दिया राष्ट्रपति। देश या जिला देशाधिपति। नगर शहर पतन स्वामी, ग्राम का गामुंड। अभी पढ़ेंगे पल्लवंश। जी हाँ, भारत के सुदूर दक्षिण में पल्लव राजवंश का उत्थान हुआ। पल्लव राजवंश का सुदूर दक्षिण के इस भाग में तमिल प्रदेश भी पुकारा गया। क्या तमिल प्रदेश भी? जी हाँ। सातवाहन वंश के पतन के बाद उसके राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपना अधिकार कर लिया और कांची को अपनी राजधानी बनाया। पल्लव वंश के शासकों का ज्ञान हमें प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक ताम्रपत्र व समुद्रगुप्त के प्रयास प्रस्तुति से प्राप्त होता है। पल्लव शासकों की उत्पत्ति का अनुमान 3री सदी से किया जाता है। शिवशंकर वर्मा, विष्णुगोपा आदि इसके आरंभिक शासक थे, परंतु पल्लवों की महानता का काल 6वीं शताब्दी में अंतिम चाणक्य में उसके शासक सिंह विष्णु के समय से आरंभ हुआ। इसके शासक इस प्रकार थे जिनके बारे में पढ़ेंगे आगे। पहले पढ़ते हैं ये। क्या आप जानते हैं तमिल शब्द तोड़ेयर को संस्कृत में पल्लव कहा गया है, इसी से यह वंश पल्लव वंश कहलाया। तमिल भाषा में तोड़ेयर जो शब्द का नाम है संस्कृत में के को है पल्लव, तो क्या था बने वो पल्लव वंश इस तरह बने हैं। ठीक से शॉर्ट क्वेश्चन हम आस्क है। विभिन्न पल्लव शासक कौन कौन से हुए जानेंगे। हाँ जी जानेंगे। सिंह विष्णु ये 575 से 600 ईस्वी के आसपास रहे वही शासक। सिंह विष्णु एक महान शासक था। वाह जी वाह। उसने कावेरी से कृष्ण नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बहुत बढ़िया। सिंह विष्णु ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया। ठीक से भाई। संस्कृत का महान कवि भारवी उसके दरबार में था। सिंह विष्णु के संस्कृत का महान कवि कौन थे भैया? भारवी। उसके समय में महाबलीपुरम नामक नगर का केंद्र स्थान बना गया था। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। किसकी? अवनी सिंह की। उसने चोलों को पराजित कर चोल मंडलम पर अधिकार किया। ठीक है भैया। अभी आ गया अपना नेक्स्ट राजा महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी तक। जानेंगे इसके बारे में।
सिंह विष्णु के पश्चात उसका पुत्र महेंद्र वर्मन शासक बना। सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र के समय में पल्लवों और चालुक्यों का संघर्ष आरंभ हुआ, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत में अपनी अपनी शक्ति के विस्तार के लिए प्रयासरत थे। पल्लवों ने कदंबों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने का प्रयास किया। इस कारण पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया। इसका आक्रमण से पल्लव राजधानी कांची की रक्षा हो गई, परंतु पुलकेशिन ने उसके उत्तरी प्रांत वेगी को छीन लिया, जहाँ उसने अपने भाई विष्णुवर्धन को राज्यपाल नियुक्त किया था, और विष्णुवर्धन ने उसका क्या कर दिया, उसका अपना स्वतंत्र मान लिया था, उसका विरोध कर दिया था, जिससे पूर्वी चालुक्य को राज्य की स्थापना की। भाई महेंद्र वर्मन के बारे में थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। साहित्य ललित कला का प्रेमी कवि और गायक, मतविलास परहंस नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा। तिरुचिरापल्ली, चिंगलपुट और अकाटा में बहुत से मंदिरों की स्थापना की गई, जो पहाड़ी के चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। एक झील का निर्माण करवाया गया। आरंभ में जैन था, परंतु बाद में शैव बन गया। नरसिंह वर्मन प्रथम आ गया भाई 630 से 668, इसके बारे में जानेंगे। महेंद्र वर्मन का पुत्र इसका बेटा था जो पटकाया। नरसिंह वर्मन एक महान शासक हुआ। उसके समय में भी पल्लवों का बादामी के चालुक्य से संघर्ष हुआ। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और 642 ईस्वी में उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इन्हीं युद्धों में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और पल्लवों ने चालुक्य राज्य के दक्षिण भाग पर अधिकार कर लिया। अब ठीक है। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य की शक्ति को दुर्बल करके मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उसके पश्चात उसके चोल, चेर और पांड्य शासकों को परास्त करके दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। नरसिंह वर्मन में मलपुरम में मंदिरों का निर्माण कराया। ये मंदिर का निर्माण देख लो भाई, पहाड़ को काट कर रथ मंदिर बना के में मंदिरों का निर्माण कराया, जो अब मामल्लपुरम के रथ मंदिर कहलाते हैं। उसने तिरुचिरापल्ली में भी मंदिर बनवाया। उस समय में चीनी यात्री हेनसांग कांची आया था और उसने वहाँ के बहुत अच्छे वर्णन किया है। चीनी यात्री हेनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में भी आया था, वो पूरा भारत में इंडिया था, या बात पे पढ़ दिया वहाँ। नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 70 ईस्वी के बीच शासन रहे हैं। ने केवल 2 वर्ष तक शासन किया। उसने पश्चात उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 95 सिंहासन पर बैठा। नरसिंह वर्मन द्वितीय 695 से 722 ईस्वी तक शासन किया। ये काफ़ी लंबा चल गया, देखते हैं क्या। परमेश्वर वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय का समय शांति का रहा। उसने समय में राज्य में समृद्धि बढ़ी। उसने चीनी सम्राट के दरबार में अपने राजदूत भेजे थे भैया, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय 721 से 729 सिंहासन पर बैठा। उसने अंतिम समय में चालुक्य से पूर्ण संघर्ष शुरू हुआ। परमेश्वर वर्मन के उत्तराधिकारी नंदीवर्मन पराजित हुए, जो अयोग्य निकले। चोल शासक आदित्य प्रथम ने 893 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक अपराजित पर अपराजित को अपराध रह दिया भाई को आक्रमण करके उसे मार डाला। इस पल्लव साम्राज्य का अंत हो गया। इब नरसिंह वर्मन द्वितीय ने के काम करे, इसको थोड़ा देखा है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तट पर अनेक मंदिर बनवाए। अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। विद्वान दंडी ने 10 कुमार चरितम नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। नीचे देखो भाई, काशी का कैलाशनाथ मंदिर जो अभी पीछे पड़ेगा, ये वो है, ठीक है। ये नरसिंह वर्मन ने बनवा दिया था। ये भाई जो पल्लव वंश के शासक थे उनकी उपलब्धियां क्या करी, अभी देखना। शासन व्यवस्था, पल्लवों की शासन व्यवस्था बहुत गुप्त और मौर्य साम्राज्य की मौर्य सम्राटों की शासन व्यवस्था के समान थी।
उसने सम्राट राज्य का प्रधान था। वह बड़ी बड़ी उपाधि धारण करता था। राज्य की संपूर्ण शक्ति उसके केंद्रित थी, परंतु सम्राट की सहायता के बिना विभिन्न मंत्री और राज्य के अन्य बड़े पदाधिकारी होते थे। संपूर्ण राज्य को राष्ट्रों, विषय जिलों, कोट्टम तहसीलों, गाँव में बांटा गया था। बटारक इनकी महत्वपूर्ण उपाधि थी। उनकी शासन व्यवस्था में ग्रामीण शासकों की काफ़ी स्वतंत्रता मिल गई थी। कोट्टम प्रशासनिक एक इकाई जिसके अंतर्गत गांवों का एक समूह होता था। शिक्षा एवं साहित्य जानेंगे इसके बारे में भी। पल्लव शासकों के समय में साहित्यिक प्रगति भी बहुत हुई। कांची के विश्वविद्यालय ने इस प्रगति में बहुत सहयोग दिया। पल्लव शासकों ने विद्वानों को ऑस्ट्रेलिया सम्राट सिंह विष्णु ने समकालीन विद्वान भारवी को अपने दरबार में आने हेतु आमंत्रित किया था तथा विद्वान दंडी को उसके राज्य में राजकीय शिक्षण प्राप्त हुआ था। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत के अतिरिक्त तमिल साहित्य का भी प्रगति हुई। तमिल का कुरल नामक ग्रंथ इस काल में लिखा गया था। पल्लवों द्वारा कांची के समीप एक मंडप में महाभारत नियमित पाठ का प्रबंध कराया गया था। देख लो क्या काम कर रहे हैं, रस करे करते बढ़िया थे। ये पढ़ाएंगे धर्म क्या धर्म था। पल्लव शासक हिंदू धर्म को मानते थे। ठीक है भाई। उन्होंने विभिन्न यज्ञ और विष्णु, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कांची का विश्वविद्यालय दक्षिण भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था और सवै कांची नगर हिंदुओं के 7 तीर्थ नगरों में से एक प्रमुख था। कांची नगर का हिंदुओं के 7 तीर्थ स्थल थे, उनमें एक प्रमुख था। पल्लव शासक धार्मिक दृष्टि से उदार थे। जैन और बौद्ध धर्म के प्रति उनका व्यवहार सहिष्णु था। उनके समय में शैव और वैष्णव साहित्य की प्रगति हुई। उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। कला, वास्तुकला, इसके बारे में भी जानेंगे। सुदूर दक्षिण में पाषाण वास्तुकला का आरंभ पल्लव शासकों ने किया था और उनके संरक्षण में अनेक मंदिर पहाड़ों को चट्टानों को काटकर बनाए गए, जिनमें विष्णु, शिव, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई। मामल्लपुरम के शिव मंदिर, 5 पांडवों का मंदिर, वराह मंदिर उस समय की कला के सिर्फ श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने सुंदर मूर्ति और चित्र बनाए। साहिब गतिविधि या कुछ को नहीं आप देख लेंगे बाद में। त्रिमूर्ति, गंगा अवतार की मूर्ति, दुर्गा मूर्ति, वराह मूर्ति, 5 पांडवों की मूर्ति बहुत सुंदर है। देवी देवताओं, पशु पक्षियों के चित्रों का यह बहुत सजगता से चित्रण किया गया। अंत पल्लव काल की कला एवं वास्तुकला भारतीय कला के भारतीय इतिहास में निसंदेह एक प्रकाशमान अध्याय है। सामाजिक व आर्थिक स्थिति, ठीक है भाई, जानेंगे इसके बारे में भी। किस स्थिति में कमा। पल्लव काल में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर कार्य विभाजित था। सामंत व्यवस्था का प्रचलन था। कृषि भूमि पर अधिकतर सामंतों का ही अधिकार था। सभी वर्ग सामान्यतः कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए थे। व्यापार भी उन्नत था। कपास, गुड़, क्या बात है, गुड़ भी खाया करते। बहुमूल्य लकड़ी, गरम मसाले इत्यादि का व्यापार किया जाता था। कृषि की उन्नति के लिए पल्लव शासकों ने नहरों, झीलों, तालाबों का निर्माण कराया। राज्य की आय के लिए विभिन्न तरह के 18 कर लगाए गए थे। चोल वंश, अभी पढ़ेंगे हम चोल वंश के बारे में। देखते हैं भैया, आपने चालुक्य पढ़ लिए, पल्लव पढ़ लिए, अभी लास्ट है चोल पढ़ते हैं। चोल वंश सुदूर दक्षिण के प्राचीन राजवंशों में से एक था भाई। संगम काल 100 से 250 में चोल शासक शक्तिशाली थे। 200 वर्षों से भी अधिक समय तक चोलों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के सभी भूप्रदेशों, अरब सागर के बहुत से द्वीपों पर अपने सत्ता को स्थापित कर रखा। ठीक है भाई, यार नहीं समझ पाता जो शासक पहले चल रहे थे नहीं, जो यहाँ 100 या 250 साल के आसपास यहाँ चले थे, पहले इनका बारे में देना चाहिए था। वहाँ दे दिया उनका बारे में, दूसरे के बारे में, पल्लव का बारे में दे दिया, चालुक्य के बारे में दे दिया। जिनती शुरू करी नहीं और तेने मजा लेना, एक क्लास ही बन रही इसमें। चलो कोई बात नहीं, आपने पढ़ना है पढ़ लाएंगे। 200 वर्ष से भी अधिक समय तक चोलों ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के सभी भूप्रदेशों और अरब सागर के बहुत से द्वीपों पर अपनी सत्ता को स्थापित रखा और शासन तथा सभ्यता के विकास की दृष्टि से दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण
स्थान बनाएगा। चोलों को सूर्यवंशी माना जाता है। चोल शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द के सुल से हुई, जिसका अर्थ है भ्रमण करने वाला। जो पहले उत्तर भारत में रहते थे, कालांतर में दक्षिण में चले गए। इसका श्रेष्ठ है, अच्छा इसका अर्थ है श्रेष्ठ से भी निकाला जाता है। करिकाल शुरुआती शासकों में से एक महान शासक था। जो शुरुआती शासक थे उन्होंने बताया करिकाल था, जिसने चोल साम्राज्य की उन्नति के शिखर पर पहुँचाया। उसने कावेरीपट्टनम को राजधानी बनाया। उसके बाद कुछ वर्षों के लिए इसकी शक्तिशाली कमज़ोर हो गई थी। जो करिकालम था उसने अपनी राजधानी बनाया कावेरीपट्टनम। राजराज द्वारा निर्मित ऐरावतेश्वर मंदिर, ये देखो मंदिर पाया, कितना गजब का मंदिर, डिजाइन देखो, वाजवाब लाजवाब। ले अभी पढ़ेंगे विभिन्न चोल शासक। पहला गया विजयालय 850 से 871 ईस्वी। ये चलते 100 साल तक रहे थे। भाई ठीक से कुछ सही भैया नहीं पाएंगे, किसी राज्य का दिन पाएंगे। आज बढ़िया राजा ऐसा चल पे। 9वीं सदी में चोल शक्ति की पुनः स्थापना में प्रमुख योगदान विजयालय का था। उसने पल्लवों और पांड्यों को संघर्ष से लाभ उठाया और पांड्यों से तंजौर को छीनकर से अपनी राजधानी बनाया। उसने कावेरी की निम्न घाटी और कालेसन घाटी पर विजय प्राप्त की थी। आदित्य प्रथम 877 से 907। विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव शासक अपराजित को पांड्य के विरुद्ध सहायता दी। लंबी चल पड़े काम पर यहाँ पर। बाद में 893 ईस्वी के लगभग उसने अपराजित को परास्त करके मार दिया। अब पीछा पड़ गए थे नहीं, अपराजित शासक को अंत कर दिया था। तो यो कर क्या इसका अंत। और संपूर्ण तोड़ मंडल का परापनकार करके चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने पश्चिमी गंगों को भी अपने अधीन स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने अपनी राजधानी तंजौर में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। विजयालय द्वारा निर्मित शिव मंदिर चोलेश्वर, ठीक है भाई। ये भैया प्रांत प्रथम प्राणातक प्रथम 907 से 950। प्राणातक ने श्रीलंका और पांड्य शासक राज सिंह की सम्मिलित सेनाओं को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने, पर बहुत फेमस रहे हो, ने गंग शासक के साथ मिलकर चोल राज्य पर आक्रमण करके कमज़ोर कर दिया। 950 ईस्वी के बाद में 985 ईस्वी तक चोल शासक के काफ़ी शासक के थे कमज़ोर कर दिए थे। राजराज प्रथम 985 से 1014। राजराज प्रथम ने चोल वंश को खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। वाह जी वाह। उसने अनेक राजाओं को पराजित करके अपने साम्राज्य को सुरक्षित बनाया। बहुत बढ़िया भाई। वह एक महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रबंधक, कला एवं साहित्य का रक्षक था। अभी आ गया राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 तक। राजेंद्र प्रथम अपने पिता की तरह एक महान शासक था। पावा का उसने अपने पिता के शासनकाल में ही शासन संबंधी कार्य में निपुणता प्राप्त कर ली थी। उसने अपने पिता के साथ कई महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लिया। राजेंद्र प्रथम को चोल साम्राज्य का स्तंभ भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम को चोल साम्राज्य का स्तंभ, क्या बात है। उसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए पांड्य, चेर, श्रीलंका, चालुक्य एवं बंगाल आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त करके गंगेकोंड की उपाधि धारण की। गंगेकोंड चोलपुरम नामक राजधानी की स्थापना की। ला भाई जो उपाधि ली उसे का नाम पे राजधानी बना दी। राजेंद्र चोल के उत्तराधिकारी को विभिन्न शासकों से लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण उसकी शक्ति कमजोर होती चली गई। बढ़िया भी था, अपनी लाइफ बढ़ी है। राजेंद्र चोल के बाद उत्तराधिकारी प्रथम राजधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम आदि शासक हुए, लेकिन इनकी शक्ति कमजोर होने के कारण चोल वंश का पतन आरंभ हो गया। अरे भैया अभी आ गया खिलजी। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने चोल के प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। चोल शासकों की उपाधियाँ, उपलब्धियाँ क्या थी, जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। चोल शासक कुशल शासन प्रबंधक थे, ठीक है भाई। केंद्र के शासन का, यह बात तो सारे कहने पाएंगे, चलो मैं खराब भी रहे हो ये भी यार ठीक से है। कुछ राजा बहुत फेमस रहे हूँ, तो ये कर दिया तो ये बात इसमें नहीं है।
जो राजा फेमस नहीं हुए हैं, जिनकी बढ़िया शासन प्रबंध किया, अब उसे तिल लेकर ना इसकी प्रशंसा करने लग रहे हैं। ठीक है। चोल शासक कुशल शासन प्रबंधक थे, केंद्र के शासन का प्रधान सम्राट होता था। ये तो हर बार हुआ है। वह सम्मिलित उपाधियाँ सम्मानित उपाधियाँ ग्रहण करता था, करते रहे भाई। तंजौर, गंगेकोंड, चोलपुरम, मुंडीकोंडन और कांची समय समय पर विभिन्न चोल सम्राटों की राजधानियाँ रही, राजधानियाँ थी उनकी। चोल शासक निरंकुश होते हुए प्रजा की भलाई और सार्वजनिक हितों के कार्य में लगे रहना अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। चोल शासकों ने अपने समय में युवराज को चुनने और शासन में उसे सम्मिलित करने को परंपरा को आरंभ किया था। सम्राट का पद क्या था? पैतृक, यानी पिता के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा। सम्राट की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री तथा अन्य बड़े पदाधिकारी होते थे। राज्य के अधिकारियों को बड़ी बड़ी उपाधियां और जागीरें दी जाती थी। अधिकारी उच्च और निम्न दो प्रकार के होते थे। उत्तर की ओर श्रेष्ठ को श्रेणी को पेरुदेनम और नीचे की श्रेणी को सिरुदमन कहा जाता था। उडानकट्टम नामक कर्मचारी राजा का निजी सहायक था। चोल शासकों ने एक व्यवस्थित असैनिक शासन संगठन की स्थापना की थी। काम तो बहुत बढ़िया करे हैं, अब फिर भी अपना साम्राज्य दूसरा कितना गुलाम रहे, यानी सोचने की बात है। सैनिक व्यवस्था, चोल सम्राट ने एक अच्छी विशाल सेना का गठन किया और श्रेष्ठ नौसेना तैयार की। हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक सेना के मुख्य अंग थे। अभिलेखों से चोल सेना में 70 रेजिमेंट के होने का उल्लेख मिलता है। उनकी सेना में 60,000 हाथी, 1,50,000 सैनिक थे। अरब से श्रेष्ठ घोड़े मंगवाए जाते थे। अरबी घोड़े बहुत चले हैं भाई, और उन पर बहुत धन व्यय किया जाता था। सैनिकों की छावनियाँ होती थी जहाँ उन्हें शिक्षा और अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जाता था। सम्राट के अंगरक्षक पृथक होते थे, जिन्हें वेलाइकारा पुकारते थे। योग्य सैनिक और सरदारों को क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि देकर सम्मानित किया जाता। क्षत्रिय। ले भाई, अपना लास्ट पेज रह गया, अपना लेसन कंप्लीट होने वाला है। बधाइयो, काफ़ी लंबा चल गया वैसे यो। न्याय व्यवस्था, चोलों ने एक संगठित न्याय व्यवस्था का गठन किया। अपराध होने पर अधिकतर जुर्माना लगाया जाता था। हत्या किए जाने पर 16 गायों का जुर्माना किया जाता था। मृत्युदंड भी दिया जाता था। राजा का सबसे बड़ा न्यायाधीश माना जाता था। प्रशासनिक इकाई, वर्तमान पंचायत व्यवस्था चोल प्रशासन की देन है। जो आज पंचायतें चल रहे हैं, पंचायत व्यवस्था जो चल रही है आज टाइम में, एक किसकी दी हुई है? चोल प्रशासन की, चोल वंश की प्रशासनिक इकाई है। चोलों ने संपूर्ण साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया। प्रांत को मंडलम तथा इसके अध्यक्ष को वायसराय कहा जाता था। मंडलम का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में होता था। कोट्टम को आगे नाडु में विभाजित किया जाता था। नाडु की सभा को नाटार कहा जाता था, जिसमें गांव या नगरों के प्रतिनिधि होते थे। स्थानीय स्वशासन, ये बाकी गांव का बारे में। चोल शासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन का माना गया है। चोल शासन में गांव में से लेकर मंडल तक के लिए सब शासन की व्यवस्था थी। गांव की महान सभा का सम्मान शासन में बहुत महत्व था। इसके अतिरिक्त कुरम, नाडु और मंडल तक में प्रतिनिधिक सभाएं होती थी, जिनसे शासन में सहयोग प्राप्त किया जाता था। गांव में 2 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती थी, उर तथा सभा। और गांव के सामान्य लोगों की वह सभा विशेष लोगों का संगठन था। मंडल, नाडु, कुरम। मंडल में वह प्रांत हो गया, नाडु यानी कि जिला, और कुरम कई ग्रामों का समूह है। ये बाकी आर्थिक स्थिति, कहाँ की स्थिति? चोल शासन में प्रजा सुखी व संपन्न थी। चोल शासकों ने कृषि की वृद्धि के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की थी, जो राज्य की आय और प्रजा की समृद्धि का मुख्य आधार था। उनके समय में व्यापार और उद्योग में प्रगति हुई। राजमार्ग की सुरक्षा का अच्छा प्रबंध था। एक शक्तिशाली नौसेना के कारण समुद्री मार्ग से विशेष व्यापार में प्राप्ति हुई। उस समय विदेशों से व्यापार होता था और चोल साम्राज्य सामंती अर्थव्यवस्था पर आधारित था। धार्मिक स्थिति, चोल शासक शैव अथवा वैष्णव संप्रदाय के थे। चोलों के समय में दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव संप्रदाय का प्रसार हुआ। इस काल में मंदिरों का स्थान प्रमुख बन गया। मंदिर
धर्म, शिक्षा, कला और जन सेवा के केंद्र बन गए थे। इस कारण चोल शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण किया। अभी 2 पॉइंट आएंगे बस अपने, साहित्य एवं कला और ललित कला, फिर अपने ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। चोल सम्राटों का शासनकाल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल था। ठीक है भाई। साहित्य का क्षेत्र में मुख्य काव्य ग्रंथों की रचना हुई। जैन विद्वान तिरुक्का देवर ने जीव, क्या बात है, बहुत बड़ा नाम देखा भाई, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे। जीवक चिंतामणि, तोलामोली ने सुलामणि और कंबन ने रामावतारम नामक ग्रंथ लिखे। पर ये ललित कलाएँ, चोल शासक महान निर्माता थे। उनके समय में अनेक नगर, झील, बांध और तालाब आदि बनाए गए। राजेंद्र प्रथम द्वारा अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट बनाई गई। झील बहुत विशाल थी, उसने अनेक नहरें निकाली गई थी। ये भाई माइंड मैप, अपना लेसन कंप्लीट। बाकी देखा आगे अभी आगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, सी यू।